हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री जो कि हम नोट्स पूरा पढ़ा चुके हैं आपको, और आज क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। और पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से, हड़प्पा सभ्यता से, तो ये सारे क्वेश्चनों में से कोई बाहर से नहीं पूछेगा, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपके क्वेश्चन आंसर में से टकराएगा, जरूर टकराएगा, अवश्य ही टकराएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहले लघु उत्तर ये पढ़ेंगे कि हड़प्पा वासियों द्वारा वृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख किया। यानी हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो किस प्रकार सिंचाई करते थे, ठीक है, क्या साधन थे उस समय के, यही बताना है। तो हड़प्पा वासी के जो लोग थे उस समय उनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा जो मिलता था सिंचाई के लिए, वह सिंधु नदी के से ही मिलता था, क्योंकि सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आया करता था और वहां से उसको पानी की व्यवस्था हो जाया करते थे। तो हम देखें प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी, यानी उस समय जो थी पेड़ पौधे थे, ज्यादा अधिक मात्रा में पेड़ पौधे थे, ठीक है, और अधिक मात्रा में वहां पर उगाया जाता था फसल, और वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए वनस्पति वर्षा को क्या करते थे, आकर्षित करता था। यानी वर्षा, पेड़ पौधा जहां पर ज्यादा रहता है वहां पर वर्षा पेड़ पौधा जो है वर्षा को आकर्षित करता है, और वहां पर वर्षा होने की संभावना अधिक होती है। तो जब प्राचीन काल में, पहले के काल में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी, तो वर्षा को वह क्या करती थी, आकर्षित करती थी। उन दिनों सिंधु में प्रति वर्ष बाढ़ आती थी, यानी उन दिनों जो सिंधु नदी में थी उसमें प्रति वर्ष थोड़ा थोड़ा बाढ़ आया करती थी। बाढ़ का मतलब ये नहीं कि से घर दहा कर ले गया तो वो पूरा फसल को बर्बाद कर दिया, वो नहीं। यानी ऐसा नदी में बाढ़ आता था कि जिससे बाढ़ यानी सुनामी सुने होंगे उस प्रकार के आता था, और वह पानी डायरेक्ट किसी न किसी नदी में जाता था और वहां से सिंचाई करने का साधन हो जाता था। ठीक है, जब बाढ़ आया था तो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मट्टी लाती थी, इतना अधिक जलोढ़ मट्टी लाती थी कि जितनी मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। ठीक है, सिंधु नदी में जब बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ क्या लेकर आती थी, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती थी, और इतना अधिक कि वह मिस्र के नील नदी में भी नहीं आती थी। सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था, और सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का क्या समझा जाता था, वरदान, क्योंकि उसी में बाढ़ आया करते थे और सिंचाई होता था संपूर्ण पूर्वक। और लोग बाढ़ के मैदानों में जिस समय बाढ़ आते थे उस समय लोग क्या उगाते थे, तो गेहूं उगाते थे, जौ बो देते थे, और अगले वर्ष बाढ़ से पहले अप्रैल माह में उसे काट लेते थे। उस समय नहरें नहीं थी, उस समय क्या नहीं थी, तो नहरें नहीं थी, संभवतः नदी का पानी नालों के माध्यमों से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। उस समय अगर नहर नहीं थी तो नदी का जो पानी था वह नालों के माध्यम से, नाला चिरचिर के नाला बनाकर वह खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे, खेतों में ले जाया करते थे और वहां पर सिंचाई करते थे। कुल मिलाकर कहें कि हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थी, यानी प्रकृति पर निर्भर थी कि बारिश आए और बाढ़ हो और हम लोग का खेती बाड़ी चले, उस समय के लोग। अब पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन समझेंगे हम लोग कि इतिहास लेखक में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास लेखन में, इतिहास को लिखने में, इतिहास लेखन में कि अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास में हम लोग अभिलेख के बारे में जानेंगे कि अभिलेख क्या है, उनका क्या महत्व रखता है इतिहास में। ठीक है, तो वैदिक काल के पश्चात, वैदिक काल के बाद, खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्य काल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वैदिक काल के बाद, मौर्य काल से पूर्व, वैदिक काल के बाद और मौर्य काल से पहले मध्य काल में, पूर्व मध्य काल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या है, महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है। अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। यानी अभिलेख किसे कहते हैं, जो जिस समय पाषाण और धातु या मिट्टी के बने वस्तु, ठीक है, यानी पत्थर उथर पर चित्र की तरीका से बनाया जाता था, वहां पर लिख दिया जाता था, उसी हम वो क्या कह देते हैं, हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख किसे कहेंगे, तब जो पाषाण धातु या मिट्टी के बने बर्तनों पर खुदे होते हैं, उस पर चित्रात्मक रूप से या उस पर लिखा हुआ रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। उस समय मिट्टी का जब बर्तन होता था, जब उस पर कुछ न कुछ खोदा हुआ रहता था, चित्र की तरीका से बताया रहता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अभिलेख में तत्कालीन शासक अपने उपलब्धियां, क्रियाकलाप, व्यक्ति एवं राजधर्म
आदि के बारे में लिखवाते थे। अभिलेख में क्या लिखवाते थे, तो उस समय जो शासक थे, हड़प्पा के समय जो राजा बनते थे, वह अपने बारे में, ठीक है, वह अपने राजा के बारे में, अपने बारे में उस पर, ठीक है, लिखवा देते थे। व्यक्ति के बारे में लिखवा देते, राजधर्म की हम कैसे यहाँ पर राज शासन करते थे, क्या क्या नियमों का पालन करना है, उस अभिलेख पर लिखवा देते थे, ठीक है। और मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के विभिन्न भागों में स्तंभों तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए गए, ठीक है। और मौर्यकालीन शासक क्या, अशोक जो है भारत के विभिन्न भागों में यानी अलग अलग क्षेत्रों में भागों में स्तंभों तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए गए हैं, ठीक है। जो अशोक थे वह भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग जगहों पे अपना अभिलेख खुदवाए हुए हैं, ताकि हमको लोग जाने, अपना बारे में बताए हुए हैं सब तरह जा कर, ठीक है। उसके बाद अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के उपाय, मानवता सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकते हैं। यानी कुछ ऐसे अभिलेख थे जिस पर लिखवाए थे वो अपने धर्म के बारे में, धर्म प्रचार के उपाय बताए थे, मानवता के सेवा के विचार आदि भली भांति को हम समझ सकते हैं। अशोक के अभिलेखों के आधार पर D.R. भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया है। यानी उन्हीं का अभिलेख पढ़ के अशोक के बारे में D.R. भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखे है, ठीक है। तो अभिलेख से हमको क्या चीज की जानकारी होती है, तो हम जो अभिलेख पढ़ते हैं उस पर जो भी राजा अपने अभिलेख के बारे में लिखवाए, अपने बारे में लिखवाए रहते हैं अभिलेख पर, तो उस अभिलेख से हम उनके बारे में सारे चीजों का वर्णन करते हैं और जानते हैं, ठीक है। अभिलेख कहाँ पर लिखा होता है, तो अभिलेख धातु या मिट्टी के बने बर्तनों पर हो सकता है, पाषाण पर हो सकता है, ठीक है, पत्थर पर हो सकते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन है पुरातत्व, ठीक है। और पुरातत्व से हम लोग क्या समझते हैं, यानी पुरातत्व किसे कहते हैं, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी पुरातत्व यानी पुराना तत्व, ठीक है, पुराना तत्व, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई, यानी पृथ्वी के नीचे छुपी सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो छुपी है वस्तु, उससे हम लोग पता करते हैं कि वो उस समय ये चीज हुआ होगा, है कि नहीं, उस समय ये चीज रहे होंगे। मूर्तियां कुछ मिली है, इसका मतलब हड़प्पा काल में मूर्तियां रखी हुई होगी, वहां पर पूजा होते होंगे। तो पुरातत्व यानी पुराने सामान से हम यह पता करते हैं कि उस समय अतीत यानी पहले के भौतिक जीवन का ज्ञान, पहले के भौतिक जीवन यानी पहले मनुष्य कैसे थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, किनको पूजा करते थे, है कि नहीं, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। यानी पुराना सब चीज को खोज कर पुराने व्यक्ति के बारे में बताते थे, पुराने जगह के बारे में बताते थे कि वहां पर ऐसे लोग रहा करते थे। उसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। कहा जाए कि पुरातत्व में एक प्रमुख साधन के रूप में है पुरातात्विक सामग्री के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई है। और पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही सिंधु घाटी की क्या लिखी गई है, कहानी लिखी गई है। कि अब सिंधु घाटी डायरेक्ट तो कोई व्यक्ति सिंधु घाटी के बारे में बता नहीं देगा, तो सिंधु के वहां पर खुदवाया गया, और खुदवाने से जो धरती के नीचे से हम लोग को औजार मिला है, कुछ है कि नहीं है, इमारतें भवन उवन टूटा हुआ मिला है, तो वो सारे चीज मिला है जिसके कारण जिससे इतिहासकारों ने ज्ञान की प्राप्ति की और सिंधु के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखे और हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अभिलेख किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभिलेख जो होता है वो पत्थर पर लिखा होता है या धातु की सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ठीक है। और यह पढ़ने की कला होता है, ठीक है। यानी अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। यह मुख्यतः रूप से शासकों का राज्य देश होता था। सबसे पहले अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने की प्राथमिक स्रोत माना जाता है, ठीक है। यानी अभिलेख को एक बार फिर से समझते हैं कि अभिलेख क्या है। तो अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री है। यानी धातु पर या पत्थर पर ऐसा लिखा गया है जिसको हम पढ़ें, ठीक है। अभिलेख क्या है, यानी पत्थर पर लिखा गया चीज जो हम पढ़ेंगे। तो अभिलेख पत्थर पर, धातु पर की सतह पर उत्कीर्ण यानी उस पर लिखा गया पाठन सामग्री है, पढ़ने वाला सामग्री है, ठीक है। इसका प्रयोग प्राचीन काल में, पहले के काल में से ही हो रहा है, इसका काल पहले से ही हो रहा है। और यह मुख्य रूप से
शासकों का राजदेश होता था, ठीक है, शासकों का, यानी कोई आदेश देना है किसी को, हाँ फलना काम करो, मंत्री जाओ वहां संदेश पहुंचा देना कि हम वहां पर आ रहे हैं, तो उस पत्थर पर लिख दिया जाता था अभिलेख के रूप में, और वहां पर जाता था, उनको सुना दिया जाता था, या पत्थर जाकर दे दिया जाता था, और वहां पर पढ़कर उसको सुनाया जाता था कि हाँ फलना राजा फलना के दरबार में आ रहे हैं, उनका स्वागत करे, ठीक है। तो उसी को हम लोग अभिलेख कहेंगे। और सबसे पहले अभिलेख कहा जाए कि प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है? अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा और लोहा आदि लिखित अभिलेख पाए गए हैं। उस पर लिखित अभिलेख पाए गए। अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने की प्राथमिक स्रोत माना जाता है, यानी अभिलेख से ही भी हम पुराने कालखंड को जानते थे, पुराने समय को जानते हैं, क्योंकि लिखा हुआ रहता था, लिखा हुआ रहता था, अभी मिलबो करेगा, दोस्तों पढ़ेगा और पढ़ेगा तो जानेगा, स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों 5वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में हम लोग पढ़ा चुके हैं नोट्स में, तो उसके बारे में लिखना है कि स्नानागार के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों के स्थापत्य सुंदर नमूना बना हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो का स्नानागार है कैसे बना हुआ है? तो वह पक्की ईंटों से बना हुआ और बहुत ही सुंदर बना हुआ, लाजवाब बना हुआ है कि नहीं है। तो मोहनजोदड़ो सबसे विशाल स्नानागार का है तो मोहनजोदड़ो में है, और मोहनजोदड़ो का जो विशाल यानी बड़ा स्नानागार है वह किससे बना है? तो वह पक्की ईंटों से मिलकर बना है, ठीक है। और यह स्नानागार 11.88 यानी 8 मीटर लंबा है। स्नानागार कितना लंबा, कितना, हाँ ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार है जो कितनी मीटर लंबे हैं, तो आपको बताना होगा 11.88 11.88 बताना होगा, और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.45 मीटर गहरा है, यानी नीचे है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद करना है और इसको ऑब्जेक्टिव में भी लिख लेना है, ठीक है। दोनों सिरों पर हौजों की तरह एक सीढ़ियां बनी हुई है, और दोनों तरफ हौजों की तरह एक सीढ़ी भी बनी हुई है। स्नानागार में जाने के लिए इसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। स्नानागार के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए होता है। यह एक सार्वजनिक स्नानागार है, ठीक है। स्नानागार के बारे में हम समझ गए। स्नानागार में महत्वपूर्ण यह चीज लिखा हुआ है कि कितना मीटर लंबा है, तो 11.88 मीटर लंबा है, और कितना मीटर चौड़ा है, तो 7.01 मीटर चौड़ा है, और 2.45 मीटर क्या है, गहरा है। इसके बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में है, और मोहनजोदड़ो में स्नानागार किस चीज से बना हुआ है? तो पक्की ईंट से मिलकर बना हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अब इसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे वह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या चीज़ का वीडियो चाहिए, यानी कौन क्लास का वीडियो चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, इसके लिए आप कमेंट करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।